ठीक है, चलो कैथोड रेज में लास्ट पॉइंट जो आपको छोड़ा था, वो लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट में बात ये हुई थी कि कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर आप उसमें जो क्रुक्स ट्यूब थी उसमें अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब या क्रुक्स ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप गैस को चेंज भी करते हो तो E/m की वैल्यू चेंज नहीं होती। रीजन क्या था कि इस ट्यूब में जो भी निगेटिव पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है वो निगेटिव पार्टिकल बना रहा है कैथोड रेस, और इस क्रुक्स ट्यूब में जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। और सब इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इलेक्ट्रॉन एक ही पार्टिकल निकल रहा है, एक ही तरीके का पार्टिकल निकल रहा है, तो उसका मास भी सेम होगा, उसका चार्ज भी सेम होगा। तो कोई भी गैस आप फिल करो, जैसे मान लो कि सपोज आपने गैस फिल की हाइड्रोजन इसमें, ठीक है, तो जब आप हाइड्रोजन में लगा दिया आपने हाई वोल्टेज लगा दिया और प्रेशर काफी कम कर दिया सक्शन पंप के थ्रू, तो आप देखोगे कि ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये पहले एटम में टूटेंगे और फिर उसके बाद ये जो एटम्स होंगे ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और पॉजिटिव पार्टिकल्स बनाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिकल्स एसोसिएट होकर के क्या बनाएंगे? रे बना लेंगे। और इसी रे को हमने क्या बोला था? कैथोड रे। ठीक। एक दूसरी बात ये भी कही गई थी कि भाई, दूसरी नहीं, पहली बात यही कही गई थी कि कैथोड जो आपका बना हुआ है उस कैथोड से ये रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं, इस कैथोड से इमर्ज होती हुई आपको लगती हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो कैथोड का मटेरियल है उससे भी जो मेटल हो उसमें वो मेटल M+ बना रही हो और इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रही हो। मतलब दोनों केसेस में जो निगेटिव पार्टिकल बन रहा है वो क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अगर आपने कोई और गैस भी फिल कर दी, यहाँ पे हाइड्रोजन फिल की है, मान लो आपने यहाँ पे कोई और गैस फिल कर दी, मान लो नाइट्रोजन फिल कर दिया, तो नाइट्रोजन भी N और N में ब्रेक होगा। फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और नाइट्रोजन प्लस बना लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीम के फॉर्म में, ये रे के फॉर्म में अलाइन हो जाएंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे? कैथोड रे। तो गैस कोई भी चेंज कर दो, वो जो नेगेटिव पार्टिकल्स निकलने वाले थे वो कौन से थे? इलेक्ट्रॉन थे हमेशा। इसलिए E/m की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई गैस चेंज करने पे भी। ठीक। अब बात की जा रही है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की। दूसरे तरीके की भी एक रेस देखी गई, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, या इन्हीं एनोड रेस को हम लोग कैनाल रेस भी बोलते हैं। या इन्हीं को हम लोग पॉजिटिव रेस भी बोलते हैं। ये कैसे दिखाई दी? जैसे आपका एक्सपेरिमेंट किया विलियम क्रुक्स से, फिर उसके बाद थॉमसन आ गए, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा, थॉमसन ने कैथोड रेस की डिस्कवरी तो नहीं करी, विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेस की डिस्कवरी करी। थॉमसन ने बोला ये जो निगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद उसके बाद कौन आए साइंटिस्ट? गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट आ गए। मतलब सबको, एक ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके निकाला डेटा, तो दूसरा बोलता हम भी करके देखेंगे, तो गोल्डस्टीन आ गए, बोले अब हम भी करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट। किसने करा? गोल्डस्टीन ने करा। अब इन्होंने क्या करा देखो, देखते हैं। इन्होंने भी कांच की डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, 2 प्लेट्स लगा दी, हाई वोल्टेज लगा दिया,
यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा दिया जिससे कि इसमें प्रेशर कम किया जा सके। सक्शन पंप लगा दिया जिससे इसमें क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि जो अब की बार इन्होंने कैथोड बनाया ना, जो एनोड था वो तो सिंपल मेटल की प्लेट लगा दी, जो कैथोड इन्होंने अब की बार बनाया वो कैथोड ले लिया परफोरेटेड, स्पेशल तरीके का कैथोड ले लिया। जैसे उसमें होल्स हो, है ना, परफोरेटेड कैथोड। ऐसे कोई आपका छन्नी टाइप का हो, उसमें बड़े बड़े से क्या हो, होल्स हो। अब बड़े बड़े से होल्स का मतलब जिससे अपन चना और ये सब छानते हैं, ऐसा वाला होल नहीं, थोड़ा सा बड़ा होल, हाँ उससे मतलब छोटा होगा। रेस के निकलने के लिए बहुत कम जगह चाहिए। तो कैथोड कैसा ले लिया आपकी बार, परफोरेटेड। एनोड तो नॉर्मल लिया था। गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या था, कैथोड कैसा लिया, परफोरेटेड। कैथोड परफोरेटेड लिया और कैथोड के पीछे की तरफ यहाँ पे ये जो आपका ग्लास ट्यूब था, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसपे अगर आप कोई पार्टिकल बम्बार्ड कराते हो, कोई पार्टिकल जा करके उस पर गिरता है तो वो शाइन करता है ना, एक अलग सी शाइन प्रोड्यूस होती है। तो ये किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ठीक, पूरा सेटअप लगाया, हाई वोल्टेज वगैरह लगाया। तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ तो रेज जो चल रही थी उनको कैथोड रेज बोला ही था। एक अलग तरीके की रेज ऐसी दिखती है जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। किस तरफ जाती हुई दिखती है, वो वाली जो थी वो कैथोड टू एनोड जा रही थी, ये कहां जाती हुई दिख रही है, कैथोड, एनोड टू कैथोड। और एनोड टू कैथोड जाते हुए ये पीछे की तरफ जाकर के ये रेस यहाँ पे, ये परफोरेटेड कैथोड से होते हुए ये रेस पीछे की तरफ जाकर के यहाँ पे शाइन प्रोड्यूस करती है। जिंक सल्फाइड का जो कवरिंग की है आपने, जो कोटिंग करी है, वहां पे ये जाकर के टकराती है और वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, शाइन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये एनोड की से कैथोड की तरफ जा रहे थे और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब ये कैसे होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, इसलिए इनको बोला गया पॉजिटिव रेस। दूसरा नाम दिया गया एनोड रेस। एनोड रेज इनको इसलिए बोला गया, कैथोड रेज जैसे बोला गया था कि कैथोड से निकल रहे हैं इसलिए कैथोड रेज बोला गया। एनोड रेज इसलिए बोला गया क्योंकि लग रहा था जैसे कि ये कैथोड एनोड से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये एनोड से निकल रहे हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया एनोड रेस। एक और स्पेशल नाम दिया गया कैनाल रेस। ठीक है, कैनाल का मतलब होता है ट्यूब या कोई पाथवे इस तरीके का। तो ये जो होल्स से ना, इससे निकलती हुई पीछे की तरफ गई, इसलिए एक स्पेशल नेम क्या दे दिया गया, कैनाल रेस। इन होल्स से निकल के पीछे की तरफ गई थी इसलिए एक और नाम दे दिया गया कैनाल रेस। ठीक है, तो पहला डायग्राम बनाएंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन लिख लिया। बताया जाए,
कभी कभी पूछी जाती है, ज्यादा पूछते नहीं है इसको, फिर भी डिटेल मालूम होनी चाहिए क्योंकि आजकल मर्जी चल रही है जेई वालों की, मेंस में एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, इमर्जेस फ्रॉम एनोड, so called anode rays, passes through holes of perforated cathode, so called canal rays. Attracted towards cathode, so they are definitely positive so called positive rays. इतने सारे नाम थे ना, पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, एनोड रेज, एनोड से निकलती हुई लग रही है इसलिए एनोड रेज हो गया, परफोरेटेड होल से पास हो रही है इसलिए परफोरेटेड की वजह से कैनाल रेज नाम दे दिया गया, और पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई है इसलिए क्या बोला गया, पॉजिटिव रेज। हो गया, जल्दी जल्दी करो सौम्या, हो गया। थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, देखो थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि अगर आप लेते हो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस हाइड्रोजन, इफ वी टेक हाइड्रोजन गैस in discharge tube, then particles of anode rays are called proton. जब इसमें गैस फिल्ड है कौन सी, हाइड्रोजन, तो जब उस एनोड रेस को अगर आप देखोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या बोला गया, प्रोटॉन। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस है, आपने डिस्चार्ज ट्यूब में इसको डाल दिया हाई वोल्टेज वगैरह लगा के, तो ये H और H में टूट जाएगी और ये फिर H जो होगा ये H प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है H प्लस, इसको बोला गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया इसको, H प्लस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोटॉन। यानी जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल्ड थी तब जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसको आप बोलोगे क्या, प्रोटॉन। कोई और गैस होगी तो उसको आप प्रोटॉन नहीं बोलोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई और गैस भर दी, हीलियम भर दी, अब यहाँ हीलियम प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो ये प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है।
इससे बनी हुई रेज को एनोड रेज कह सकते हो, लेकिन ये पार्टिकल का मास और चार्ज क्या है, अलग है। ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन केवल H प्लस को बोलते हैं। इससे मिलके हीलियम प्लस से मिलके एनोड रेज बन सकती है। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये प्रोटॉन नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब जब आप बात करते हो प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की अगर बात करोगे तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस की बात करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल एनोड रेस की बात करते हो, इसका मतलब पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए उसमें। तो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए आप कोई और गैस भी ले सकते हो। इसको भी, इस H प्लस से जो रेज बनेंगी उसको भी एनोड रेज बोल सकते हैं, और He प्लस से जो बनेंगी उसको भी एनोड रेज बोल सकते हैं। कोई और गैस फिल कर दो, उससे भी जो पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा उसको आप एनोड रेज बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। इसीलिए एक सेंटेंस बोला गया कि भाई अगर आपको E/m की बात करनी है, E/m की बात करनी है, चार्ज मास रेशियो की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेशियो, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज मास रेशियो। तो कैथोड रेज के लिए हमने बोला था कि चार्ज मास रेशियो E/m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। गैस को चेंज भी कर दो तो भी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमेशा नेगेटिव पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम लोग इसमें हम चेंज करते हैं गैस को, E/m रेशियो जो होता है फॉर एनोड रेस डिपेंड्स ऑन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरोगे आप, उसके हिसाब से E/m रेशियो आएगा। ठीक है, एक डेटा से एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी आपको डेटा याद नहीं होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये लाइन नोट हो गई। जैसे मान लीजिए आपने इसमें भर दी हाइड्रोजन गैस, ठीक, तो हाइड्रोजन टूट रही है, H प्लस बना रही है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन बोल दे रहे हैं। प्रोटॉन जो होता है उसके चार्ज को अगर E मान लीजिए आप, प्लस E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इसकी चार्ज को मान लीजिए, इसके मास को मान लीजिए, आपने बोला मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे लिख दिया, और इसकी वैल्यू देखी तो इसकी वैल्यू आती है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg। ये कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, अब अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम लेते हैं, क्या लेते हैं, हीलियम, और हीलियम से मान लीजिए बन जाता है हीलियम प्लस प्लस। क्या बन जाता है, हीलियम प्लस प्लस। जब आयनाइज होगा तो हीलियम प्लस प्लस। अब इसके केस में देखा गया कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल एनोड रेज बना रहा है, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, इसका जो चार्ज देखा गया Q ऑफ हीलियम प्लस प्लस जो देखा गया, वो जो प्रोटॉन का चार्ज था उसका डबल है। मतलब कितना है, 2e। इस पे चार्ज कितना देखा गया, प्लस प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इतना चार्ज। ठीक, और मास कैलकुलेट किया गया कि मास ऑफ हीलियम कितना होगा इसका प्लस प्लस का, तो मास देखा गया कि 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन। कितना है, 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि इसका मास कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27।
तो अब अगर E बाई एम की वैल्यू यहां निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 और ये आ जाएगा नीचे ये वाला डेटा। यहाँ पे अगर आप E बाई एम निकालने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, ये डेटा तो सेम है, और नीचे वाले डेटा में ये सेम है, 4 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, E बाई एम निकालोगे, अगर ये 2 से 4 कट जाता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी 1/2 टाइम्स ये वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ की जो वैल्यू थी उससे इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो गैस चेंज किया तो डिफरेंट वैल्यू हो गई। अगर हीलियम की जगह कोई और गैस ले लो तो उसका चार्ज और मास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसके लिए उसके लिए E बाई एम की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कैथोड रेज के लिए, तो कैथोड रेज की जब बात करते हो तो कभी भी पॉजिटिव पार्टिकल की बात नहीं करते हो, निगेटिव की बात करते हो। निगेटिव चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे हीलियम लो, चाहे कोई और गैस लो, निगेटिव पार्टिकल विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे E बाई एम की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या आ रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपको याद भी करना पड़ेगा, कभी कभी डेटा याद रखना पड़ता है। यहाँ पे अगर E बाई एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी 2 का मल्टीप्लाई था ना, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई था, तो ये 1/2 आ गई। ये आ गया E बाई एम ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया E बाई एम ऑफ हीलियम प्लस प्लस। सही लिखा है मैंने, देखिए। सबको पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब अगर डिस्चार्ज ट्यूब में दो तरीके के पॉजिटिव पार्टिकल दिए गए हैं और उनका चार्ज और मास आपको बताया गया है, तो दोनों के E बाई एम की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। चार्ज और मास अगर पता है तो E बाई एम वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर किया तो जो प्रोटॉन के लिए E बाई एम की वैल्यू थी उसका हाफ क्या आया, अल्फा। हीलियम के लिए बोला गया, हीलियम प्लस प्लस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको क्या नाम देते हैं, इसका एक नया नाम है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है आपका 11th में केमिस्ट्री में आता है और 12th में मॉडर्न फिजिक्स में आता है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर दो दो जगह आता है और इजी चैप्टर है, स्कोरिंग होता है हमेशा, इसके सवाल बच्चों से निकल जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, निकल जाते हैं नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला और कंडीशंस याद रखेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे आ गया, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, नोट हो गया, जल्दी जल्दी करो। ऑनलाइन वाले बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? yes, बहुत सन्नाटा है आज, गब्बर तो आया नहीं अभी है। गब्बर वाली मूवी किसने किसने देख रखी है? 1 2 3 4 5 6, काफी लोग हैं। तुम दोनों ने नहीं देखी है? देख लो, गर्मी की छुट्टी है, सिखाना हो गया। चलो, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं, कैथोड रेस की तरह हैं, जस्ट थोड़ी थोड़ी अपोजिट हैं, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, कर लिया जाए जल्दी जल्दी से। बाकी प्रॉपर्टीज सब कैथोड रेस की तरह है। जैसे अगर आप लाइट व्हील रख दीजिए पाथ में,
तो लाइट व्हील को क्या करेंगी, ये रोटेट कर देंगी। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही, लाइट व्हील को क्या करेंगी, रोटेट कर देंगी। इसका मतलब इनमें क्या है, मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है। लास्ट टाइम पे एग्जांपल बताया था ना कि हाथ में मेरे अगर क्या हो, मास भी हो, वेलोसिटी भी हो, और किसी के फेस पे चिपक जाए तो क्या होगा, उसको भी मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा। नहीं नहीं, गामा की बात नहीं, रोटेट नहीं करेगा। ठीक, लाइट व्हील की बात हो गई। और क्या बात हुई थी, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब अगर पतली सी फॉइल लगा दोगे बीच में तो उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाएगी। कैसे पता लगेगा कि कोई रेज आगे बढ़ रही है, पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दो, उस पे जाके टकराएगी और शाइन होगी। फिर उसके बाद बात करें, हीटिंग इफेक्ट होता है। पतली सी फॉइल है, उसको अगर आप देखो बीच में रख दो तो वो क्या हो जाएगा, पतला सा फॉइल गर्म हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद उसका टेम्परेचर चेक करिए तो वो कैसा होगा, गर्म। ठीक, अगर लगा दीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए तो क्योंकि पॉजिटिव है, किससे मिलके बनी हुई है, पॉजिटिव पार्टिकल से, तो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो स्ट्रेट जा रही है ऐसे, यहाँ पे लिख लो, किस तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया ना, आप लैंग्वेज बना के लिखेंगे। जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये अपना क्या था, परफोरेटेड कैथोड था, ये एनोड था, यहां से एनोड रेज निकल रही थी। हाई वोल्टेज लगाया गया था, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तगड़ा वाला, कोई एक और इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा वाला लगा दें, मान लो ऐसे दो प्लेट लगा दी यहाँ, इसको बोल दिया नेगेटिव प्लेट मान लो, और इसको बोल दिया पॉजिटिव। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया हैवी। अब क्या होगा, इधर जा रही थी, किधर जा रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वैसे ये भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, किससे बनी हुई है, किस किस तरीके के पार्टिकल से बनी हुई है, पॉजिटिव। धीरे धीरे क्या होगा, टिल्ट कर जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, टिल्ट कर जाएगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, तभी तो ये एक मिनट ध्यान से, लास्ट क्लास में बनाया था ना, किस तरीके से, देखो कैथोड रेज किस तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये बाद में मैंने बोला था ना कि कुछ चीजें पीडीएफ में डालती हूँ, तो आप लोग पीडीएफ भी देख लिया करिए। लास्ट क्लास में ही मैंने बोला था, शायद तुम देखा नहीं होगा। हाँ, तो अपने को किस तरफ मूव कराना है, एनोड रेज को, ये मत बना दीजिएगा वहां, इस तरफ मूव करा दीजिए ऐसे, ये और इधर से कैथोड की तरफ जा रही है नोड से। इस डायग्राम को पूरा कॉपी नहीं करना है, पैटर्न को कॉपी करना है बस। रेस को एनोड से निकालते हुए नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाना है, मतलब इधर से रेस को मत दिखाओ, इधर से दिखाओ और इस प्लेट की तरफ लाओ। समझ आ रही है बात,
आगे बेटा बात समझ आ गई? बना नहीं रहे हो? हाँ हाँ, पीडीएफ से बना लो। अपोजिट बनाना है, लेकिन ये कैथोड रेस का है। एनोड से कहाँ निकालना है? एनोड से गैस निकालो, निगेटिव प्लेट की तरफ ले जाओ, क्योंकि पॉजिटिव से बनी है तो किस प्लेट की तरफ मूव कर रही है? नेगेटिव। हाँ बोलिए। कैथोड के आगे क्या है? ये एक्चुअली बेसिकली ऐसे कलरलेस नहीं होती है। हाँ, ये जो कैथोड रेज दिखती है ना, ऐसी कलरलेस नहीं दिखती है। जैसे ये पिंक ब्लू सा कलर दिखा रहा है ना, वैसे तो ये ऐसी ऐसी एकदम लाइट सी ये वाला ब्लू कलर होता है कैथोड रेज का। इस तरीके का ये कलर का कुछ पैटर्न दिखाया है। जो एग्जैक्ट हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखें अगर, अभी क्लास के पहले बोल देना तो 5 मिनट बंद करके दिखा देंगे आपको, जो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट लोगों ने करे। हो गया? अरे क्या बनाना है? ये ट्यूब बनानी है, तो 4 प्लेट बनानी है। एक रेज निकालनी है, पीडीएफ से देख रहे हो तो। 4 प्लेट, एक रेज, कितना टाइम लग रहा है? ठीक है। अगर हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, आप क्या लगा दीजिए? मैग्नेटिक फील्ड, हैवी मैग्नेट्स लगा दीजिए। तो आपको पता है ना, ये बात पता है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग है तो वो भी खुद भी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के इफेक्ट में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। जो हैवी होगा उसकी तरफ अब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टिल्ट होगी। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगा हुआ था और हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो रेस थी हमारी वो हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करी। उसी तरीके से अगर आप हैवी मैग्नेट्स लगा दोगे, मतलब हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो पॉजिटिव रेस जो होंगी ये मूव करेंगी, मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जैसा डायरेक्शन कैथोड रेस का दिखाई देगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? एनोड रेस। हैवी मैग्नेट अगर आप लगाते, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन कब बोला? जब हाइड्रोजन गैस फिल की, ठीक है। उसके अलावा कोई गैस फिल करोगे तो पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन नहीं बोलोगे। जाने वाली रेस को एनोड रेस बोल सकते हो, लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन नहीं बोलोगे। प्रोटॉन बोलने के लिए आपको क्या बोलना है कि फिर उसमें हाइड्रोजन गैस ही फिल करिए। उसी से किया था गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट। फिर बाद में चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए गैस चेंज कर करके देखी गई, तो ये देखा गया कि बाकी प्रॉपर्टीज तो एनोड रेस जैसी हैं, लेकिन चार्ज मास रेशियो क्या हो रहा है? गैस चेंज करने पे चेंज हो जाए। ठीक। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? कैथोड रेज और एनोड रेज की। और थोड़ी थोड़ी बात हो गई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बता देते हैं। इनके चार्ज और मास दोनों के लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, कभी भी ये डेटा काम में आता है। तो अब थर्ड डिस्कवरी हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें।
न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रॉन बोले तो न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो इसके ऊपर चार्ज नहीं था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। ढूंढा किसने था, जेम्स चैडविक। साइंटिस्ट का क्या नाम था भैया, जेम्स चैडविक। इन्होंने डिस्कवरी करी थी, क्या किया था, काफी लाइट वेट वाले एटम्स ले लिए थे, लाइट वेट के एटम्स को लेकर के उसके ऊपर कुछ हैवी पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा दिया। हैवी पार्टिकल्स जैसे कि आपके पॉजिट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये सब हल्के पार्टिकल्स बोले जाते हैं, इनका मास कम होता है। लेकिन अभी जो हमने बात करी थी अल्फा पार्टिकल की, वो अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास, उसको हैवी के काउंटिंग में लेते हैं, उसको हैवी पार्टिकल बोलते हैं। तो छोटे छोटे एटम्स, लाइट वेट के एटम्स, मतलब शुरू वाले, बेरिलियम ले सकते हो, बोरॉन ले सकते हो, इन सब एटम्स को लिया और उनके ऊपर हैवी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा दी, मतलब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरा दिया बहुत सारे। अब देखा क्या कि एक, पहली बात तो वो जो आपका लाइट वेट का एटम है वो किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जिनका मास कैलकुलेट किया गया तो देखा गया प्रोटॉन के मास के इक्वल है और उनके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है, वो चार्जलेस है, न्यूट्रल है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स थे उनको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। तो डिस्कवर कैसे हुए, लिख लीजिए, बम्बार्डमेंट ऑफ heavy particles like alpha on lightweight atoms like beryllium, ये बम्बार्डमेंट करवा दिया, ठीक है। we see that some particles are emerges which have no charge and which have mass equal to mass of proton। इन पार्टिकल्स का मास कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल आया और चार्ज क्या था, जीरो था, चार्जलेस था। नोट हो गया। हम्म, एटम की बात नहीं हो रही है, एटम, एटम की कैटेगरी में अगर हम लें तो एटम की कैटेगरी में 118 एटॉमिक नंबर तक एटम डिस्कवर हो चुके हैं। अभी की बात अगर करें, उस टाइम पे जितने भी डिस्कवर हुए हो, तो जो लाइट वेट एटम है वो शुरू वाले एटम्स को लाइट वेट की कैटेगरी में रखेंगे और जो बाद वाले हैं जैसे 90 हो गए, 87 हो गया, 56 हो गया, ये सब हैवी एटम्स हैं, ठीक। लेकिन अगर छोटे पार्टिकल्स की बात की जाए तो पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हल्के हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या है, हैवी की कैटेगरी में आता है। तो वो एटम की कैटेगरी ली गई है और ये उनके छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल की कैटेगरी ली गई। अब देखो रिएक्शन क्या था, बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम को लिखते हैं 4Be9, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा दी 2He
4 लिखते हैं अल्फा पार्टिकल को। इसका बम्बार्डमेंट करवाया तो देखा क्या, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 6C, यहाँ पे बना 0n1, इस 0n1 को बोला गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया इसको, न्यूट्रॉन। ठीक, हाँ, एक कार्बन, एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन भी बोलते हैं। हाँ, हाँ, बेरिलियम के ऊपर हीलियम का बम्बार्डमेंट करा दिया तो क्या बन गया, कार्बन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। 9 और 4 का यहाँ पे ये आपका 12 आ गया ना, 13 आ गया ना, ऊपर ऊपर का टोटल सम इक्वल होना चाहिए। किसी रिएक्शन में ऊपर के जो नंबर्स हैं उनका टोटल सम नीचे वाले नंबर का भी टोटल सम इक्वल आना चाहिए। तो नीचे अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4 + 2 6, और इधर राइट हैंड साइड में 6 + 0 6, और उधर देखो अगर तो 9 + 4 13, और इधर देखो 12 + 1 13। तो ये 0n1 जो पार्टिकल्स थे इनको बोला गया न्यूट्रल पार्टिकल, चार्ज था नहीं, नाम क्या दिया गया इनको, न्यूट्रॉन। प्रोसेस क्या है, अगर एक तरीके से देखें तो प्रोसेस है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया, सीधे सीधे, क्लियर है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन के 1.67, और चार्ज तो होता ही नहीं है, चार्जलेस है। चार्ज कितना है, mass of neutron is equal to mass of proton 1.67 multiplied by 10⁻⁻27। ठीक है, यानी प्रोटॉन को अगर देखो तो एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ हो गया, इसका मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। बस इसका चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव में 1.6 ठीक है। तो हमने किसकी डिस्कवरी की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, न्यूट्रॉन की बात कर ली। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्यों बोला, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पुराना जो कॉन्सेप्ट था, डाल्टन की थ्योरी थी, उस थ्योरी में बोला गया कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो मॉडर्न थ्योरी थी जो थॉमसन के आने के बाद आई, उसमें क्या बोला गया कि आप एटम को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। नहीं, ये नहीं खुली, शायद ये नहीं खुली थी। ठीक है, ठीक है जी। क्या क्या है, चलो भाई एक सवाल करेंगे। तब से मैं बोल रही हूँ सवाल सवाल, अभी तो वो है, थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल ही तो है, जेई में न्यूमेरिकल ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन सब के
E/m रेशियो को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। चार्ज मास रेशियो सबका निकालना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबका चार्ज और मास लिख दूं मैं कि आपको आता है? ऑनलाइन बोले, लिख दूं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, सबका चार्ज कितना है? एक का पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है। अल्फा पार्टिकल की बात कर लें, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कंपेयर करना है केवल, ठीक है? तो एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालिएगा, कंपेयर करके देख के बता दीजिए। न्यूट्रॉन का चार्ज पता ही है आपको, 0। चारों का चार्ज हो गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल थे। -27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। सबके डेटा लिख दिए मैंने, सबको अरेंज करके दिखा दो। सब छोटे से बड़े में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग। समक्ष नाम है सक्षम, सक्षम निकालो। क्या नाम है? साक्षी के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में निकालो। अरे मतलब नाम, हाँ मैं राइट लेफ्ट ही बोलूंगी, बार बार गड़बड़ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। एक बार हमारी क्लास में एक लड़का था, एकदम साउथ इंडियन हीरो लगता था। उसको मैं साउथ इंडियन हीरो बोलती थी, 2-3 बार उसने सुना, फिर बोला मैम मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, आप मुझे साउथ इंडियन बोलते हो। मैंने कहा तुमने बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें हीरो बोलती हूँ, तुम बुरा मान रहे हो गया? किसका सबसे छोटा आ रहा है? E/m। न्यूट्रॉन का ही आएगा, 0 आएगा ना इसका। तो न्यूट्रॉन का भी लगा दिया क्या चार्ज? आदित्य वर्धन आंसर बोलिए जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? अथर्व श्रीवास्तव, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ गया? केवल गार्गी को आवाज आ रही है? ध्यान से देख लो। अल्फा का कैसे ज्यादा आएगा? अभी निकाला था, चाटा पड़ जाए, अभी निकाला था ना। हाँ, मास 4 टाइम्स होता है, चार्ज 2 टाइम्स होता है। गड़बड़ हो गई। मास अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स होता है, सही बोला दीपक ने। और अगर अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें, क्यू की, क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हो तो लिखा था, चार्ज तो लिख दिया था। मास 4 टाइम्स होता है,
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, क्यों? मास सबसे छोटा है, डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए। और कोई अपने अपने आंसर बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। न्यूट्रॉन का 0 है, और फिर अल्फा का आ रहा है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा है, वो -31 की वजह से 1000 का अंतर आ जा रहा होगा, है ना? ऐसे ही कुछ हो रहा होगा डेटा में, देख लेते हैं भाई। न्यूट्रॉन के लिए निकाल लो, E/m निकालना है, तो E 0 हो गया, चार्ज इसका 0 हो गया, और मास की वैल्यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगा देंगे, जो भी आ जाए तो 0 आ जाएगा, है ना? फिर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, E/m। अब चार्ज है यहाँ पे 1.6 10⁻⁻⁻19, और मास है 1.67 10⁻⁻27, इतना रख लेते हैं, है ना? फिर इलेक्ट्रॉन के लिए देख लो, E/m इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चार्ज तो इतना ही है, मास कितना आ गया 9.1 10⁻31 आ गया, है ना? अगर इसको करना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, और ये ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये वाली वैल्यू अगर देखो 9.1 10⁻⁻27, और ये देखो 1.67 × 10⁻⁻27, ये अप्रोक्स अगर इक्वल भी ले लें तो आपका ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएगी, 10⁻⁻+4 होने की वजह से ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी। फिर अब किसका बचता है? अब अल्फा पार्टिकल बचते हैं बेचारे, तो इनका भी निकाल लेते हैं। इनका चार्ज है 2 × E, और मास है 4 × MP। तो ये यहाँ पे 2 आ गया, है ना? यही चीज है। तो हाफ है, ये किसके हाफ है? प्रोटॉन वाले के हाफ हो गई, प्रोटॉन वाले के सीधे क्या हो गया? हाफ हो गया, तो ये छोटा हो गया, बन गया, दिख रहा है सीधे। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है? इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर सबसे छोटी वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, यही ऑर्डर आ जाएगा अपना। तो लिख देते हैं, न्यूट्रॉन का सबसे छोटा, फिर अल्फा का, फिर प्रोटॉन का, फिर ठीक है। कैलकुलेशन भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, ठीक है? सब पार्टिकल्स नहीं याद रखेंगे कि सारी गैसेस के लिए याद करना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा के लिए याद रख लेंगे। तो कई बार छोटू मोटू क्वेश्चन आ जाए तो आपकी बात वैसे भी बन जाए, ठीक है? अब छोटा सा और करा दें एक टॉपिक, वीडियो
वीडियो देखने में तुम लोग को तुमको भी याद है?